आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, आपकी पर्सनालिटी जो वो अच्छी है, तो इस किस्म के लोग जनरली चुन लिए जाते हैं। शायद वो कहते हैं ना कि 24 घंटे में सरस्वती जी जीवा पे एक बार विराजमान होती हैं, शायद ऐसा ही कुछ हुआ। ज़्यादातर हम लोग की मिडिल क्लास फैमिलीज़ में पहला ऑप्शन प्रायोरिटी यही रहती है कि एक नौकरी मिल जाए, और सरकारी मिल जाए तो और भी बेहतर। आर्मी छोड़ने की वजह जो थी वो भी पूरी तरीके से पर्सनल थी। सर आपको बॉम्बे आना चाहिए। तो मैंने कहा कि क्यों? उन्होंने कहा कि पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है शायद आपको उतना स्ट्रगल ना करना पड़े जितना औरों को करना पड़ता। उस कैरेक्टर के लिए तो आपका चयन नहीं हुआ है, लेकिन चूंकि डायरेक्टर को आप पसंद आए हैं तो आपको लॉक कर दिया है। और वो क्या रोल था? और वो रोल था विद्या बालन के जीजा का, तुम्हारी सुल्लू। तुम्हारी सुलू। एक अच्छी शुरुआत फिल्मों में भी मेरी हो गई, और उसी साल फिर मैंने साहबी गैंगस्टर पार्ट 3, उसमें भी मेरा चयन हुआ। तिग्मांशु धूलिया जी का काम करने का तरीका बहुत अलग है, तो आपको प्रिपेयर होके भी आना होता है, एट द सेम टाइम आपको इम्प्रोवाइजेशन के लिए भी तैयार होना होता है। कुल्फी कुमार बाजेवा 4 लायंस का था, और उसमें शुरू से बिल्कुल पायलट शूट से ही हम लोग थे, तो उसमें मेरे गले पे सर्वाइकल कॉलर लगा हुआ था। रेलवे मैन में अब देखिए वो कोविड के समय उसका ऑडिशन हुआ था। अच्छा। नीति जी, मैंने एक चीज नोटिस की है कि हमारे इस जगत में ना आपको जो काम मिलेगा वो कई बार किसी और काम पे निर्भर करता है। तो मनोज बाजपेयी जी अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है, तो मैं तो जज बना हुआ था, वो मेरे सामने थे, तो मेरे लिए ना जैसे बोलते हैं ना कि क्लास में मैं फ्रंट बेंच में था और एक बहुत बेहतरीन टीचर जो है वो पढ़ा रहा है। बात करते हैं पीयूष मिश्रा जी। अब पीयूष मिश्रा जी के साथ मैंने एक सीरीज की इलीगल सीजन 3, उसमें वो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर बने थे और मैं उनका पीए बना था। आपने हमेशा हम लोग को सिखाया कि अपनी दिल की सुनो, और आपने इतनी उम्र में आके उस उम्र को किनारे रखा और आपने अपनी दिल की सुनी, और आज आप वो कर रहे हैं जिसमें आपको वाकई में खुशी मिलती है। कहते हैं पैशन फॉलो करने की कोई उम्र नहीं होती, जब जागो तभी सवेरा। नमस्कार, पॉडकास्ट विद आरजे नीति में स्वागत है आप सभी का। और आज के हमारे जो मेहमान हैं वो एक ऐसी शख्सियत हैं, अलग अलग जगह उन्होंने जॉब की और अब वो एक फुल टाइम एक्टर हैं। प्लीज़ वेलकम अजय चक्रवर्ती जी का। नमस्कार। तो अजय जी, आपको अजय के नाम से भी काफ़ी सारे आपके स्टूडेंट्स जानते हैं, आपने पढ़ाया भी लोगों को, आर्मी में भी अपनी सर्विसेज दी, और क्या कुछ किया है आपने। नहीं, वो कहते हैं ना कि कभी कभी स्थितियाँ ऐसी हो जाती है, परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं, तो ज़्यादातर हम लोग की मिडिल क्लास फैमिलीज़ में पहला ऑप्शन प्रायोरिटी यही रहती है कि एक नौकरी मिल जाए, और सरकारी मिल जाए तो और भी बेहतर। तो वो दौर था, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने के बाद जब निकले तो जैसे सब लोग करते हैं हम भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस दे रहे थे, और संयोगवश उसमें सीडीएस में हमारा हो गया। तो जब हो गया तो उस वक्त मैं इनफैक्ट इलाहाबाद में था भी नहीं, मैं उस समय बॉम्बे में ही था और होटल मैनेजमेंट कर रहा था। तो हमारी माता जी, चूँकि हम इकलौते हैं, तो उन्होंने डायरेक्टली कभी एक्सप्रेस नहीं किया कि तुम मत करो, तो उन्होंने सोचा कि एक बार देख लो, काफ़ी मुश्किल होता है। लेकिन मैं शायद उस समय होटल मैनेजमेंट से बहुत त्रस्त हो चुका था, तो जैसे ही मुझे ये उम्मीद की किरण दिखी तो मैंने कहा कि चलते हैं। और काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ी, क्योंकि मैं उस समय ऑलरेडी, मुझे मेरा एक्सीडेंट कुछ दिन पहले ही हुआ था, तो कैसे करके वो तो ऊपर वाले की दया थी, मेरा हो गया, मैं आर्मी में चला गया। और आर्मी छोड़ने की वजह जो थी वो भी पूरी तरीके से पर्सनल थी, क्योंकि घर में कोई था नहीं पेरेंट्स की देखभाल करने के लिए, तो मैंने फ़ौज छोड़ने का बहुत मुश्किल एक फैसला था, वो करना पड़ा। खैर, और उस समय बिल्कुल नहीं मालूम था कि क्या करना है मुझे। तो जो चीज़ें मैंने आपको बताई उसके अलावा मैंने अपने पॉइंट में लिखा भी था। तो हमने ज़मीन खरीदी, वहाँ पे खेती बाड़ी की, डेयरी फार्म खोला, गाय भैंस ये सब भी किया मैंने। और ये कर रहे थे, तो करते करते, और मैं बहुत ही डिससेटिस्फाइड था, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। वो सिर्फ इलाहाबाद में मुझे रहना इस वजह से मैं था। और ऐसा करते करते ये काफ़ी समय निकल गया, और फिर एक, जैसे बोलते हैं ना कि कड़ियाँ जुड़ती रहती हैं, तो कैसे कड़ियाँ जुड़ते जुड़ते मैं इलाहाबाद में एक स्टूडियो था, वहाँ मैं पहुँचा, और वहाँ पे जो ओनर थे उनको मेरी आवाज़ बहुत पसंद आई, और मुझे कुछ नहीं मालूम था उस समय कि ड्रामा क्या होता है, रेडियो ड्रामा क्या होता है। उन्होंने कहा कि अजय तुम आ जाओ, और यहाँ पे एक हम रामलीला की रिहर्सल करने वाले हैं, तो उसमें तुम आओगे तो तुमको सीखने को बहुत मिलेगा। मैं वहाँ पहुँचा तो बड़े धुरंधर ऑल इंडिया रेडियो इलाहाबाद के सब एक से एक बढ़ के आर्टिस्ट थे वहाँ पे। संयोगवश, तो संयोग बहुत बड़ी चीज़ होती है।
तो एक आर्टिस्ट जो थे वो उस दिन एब्सेंट थे, अच्छा। वो आए नहीं थे। तो अचानक से जो बाबूदा जो ओनर थे उन्होंने कहा कि बड़े भैया गुजर गए, बोस दादा थे, तो उन्होंने कहा कि ये लड़का नया है, बिल्कुल रॉ है, एक बार इसे ट्राई कीजिए। तो उन्होंने मुझसे बात की और फिर कहा कि ठीक है मैं तुम्हें स्क्रिप्ट दे देता हूँ, और उन्होंने मुझे पॉजेज वगैरह बता दिए, 3 दिन बाद हम लोग रिकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है मैं होमवर्क करवा दूंगा। और मैंने तो जैसे आपको याद होगा महाभारत जब सीरियल हम लोग देखा करते थे, तो हरीश भिवानी जी बोलते थे मैं समय हूँ, मैं ही समय हूँ, उसी किस्म का कुछ कैरेक्टर था, नैरेटर वाला। हाँ नैरेटर टाइप का था। तो वैसे ही एक शुरुआत हुई, मानस अतीत करके कैरेक्टर था। तो रिकॉर्ड कर लिया मैंने, और रिकॉर्ड करने के बाद जब वो रिकॉर्डिंग ख़त्म हुई और डायरेक्टर निकले विजयदा और अजामिल जी, उन्होंने कहा कि जैसे मैंने कल्पना की थी उससे भी बेहतरीन आपने किया, बहुत अच्छा। तो वो एक बड़ा एनकरेजिंग साइन था, कॉन्फिडेंस बढ़ा मेरा। तो फिर छोटे मोटे उनके लिए काम किए इलाहाबाद में। लेकिन कट टू हम लोग सीधे आते हैं इस डिसीजन पे। उससे पहले क्या हुआ कि ये जब खेती बाड़ी वगैरह वो चल वल नहीं रही थी, काफ़ी पैसे का नुकसान भी हुआ था, तो मेरे आर्मी के ही एक सीनियर थे, वो इलाहाबाद में आए थे, और उन्होंने उनकी उनके कुछ दोस्त थे जो कि एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चला रहे थे। अच्छा। उन्होंने कहा कि अजय तुम इसको करो, ये बिल्कुल तुम कर लोगे। तो मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया, इंग्लिश पढ़ा। तो इनिशियली मैंने कम्युनिकेशन स्किल्स पढ़ाना शुरू किया, क्योंकि वो कॉल सेंटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट था, उस समय उत्थान पे था कॉल सेंटर का बिजनेस। तो वो बच्चे जो हैं उनका उच्चारण वगैरह, वॉइस ट्रेनिंग, एक्सेंट, ये सब कराता था मैं। अच्छा, उसमें एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये था कि मेरी माता जी जो थी 36 साल उन्होंने अंग्रेजी पढ़ाई है। अच्छा, प्लस वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से गोल्ड मेडलिस्ट थी हिंदी में। अच्छा। और एमए उन्होंने किया इंग्लिश में। तो घर में ना हमेशा एक, जैसे आज की तारीख में ऑटो करेक्ट चलता है ना, तो उस किस्म का चलता रहता था, कुछ भी गलत बोलो तो तुरंत जो है संशोधन हो जाता था उसका। तो भाषा पे कमांड आ गई, भाषा पे ऑटोमेटिकली। और चूंकि लखनऊ में भी 14 साल बीते थे, तो इसलिए मुझे अपनी उर्दू पे खासा एक वो था कि मैं कर लूंगा। तो इनफैक्ट मैंने आकाशवाणी का जो टेस्ट हुआ था उसमें भी मैंने उर्दू में ही, तुगलक का ही एक टुकड़ा था वो मैंने बोला था। अच्छा। तो खैर, तो 12 साल मैंने पढ़ाया, और वो भी बहुत एक अच्छा मेरा समय बीता है, क्योंकि इतने सारे बच्चे और यंगस्टर्स के साथ समय बिताने को मिलता था। और वो जब कहते थे कि नहीं अजय सर ने मेरी लाइफ बदल दी, तो बड़ा अच्छा लगता था, जाहिर सी बात है। तो इसीलिए उसको कहते भी इतना नोबल प्रोफेशन है। तो ये जब हो रहा था उस दौरान पहले मैं रेडियो में गया, और रेडियो में मेरा सिलेक्शन हुआ। और रेडियो में जब सिलेक्शन हो गया, वही जो मैंने रामलीला के जो लोग थे उन्होंने मुझे इनकरेज किया। अच्छा। और वहीं से उन्होंने कहा कि तुम टेस्ट दो रेडियो का। तो मैंने दिया, हो गया। तो मैं एक नाटक कर रहा था, हम लोग उस समय कॉन्सर्ट्स भी करते थे, तो चित्रकूट में हर साल राम मेला लगता था। तो राम मेला में हम लोग ने छोटा सा एक झलकी की थी, अहिल्या उद्धार। अच्छा। तो उसमें मैं इंद्र बना था। अच्छा। और बहुत नर्वस था, मैं डर रहा था स्टेज पे जाने से कि डायलॉग्स मैं भूल गया हूँ। तो वहां पे जो राम बने थे, उन्होंने जितना भी मुझे सुना, तो उन्होंने अपने डायरेक्टर से बोला, रंगमंच के डायरेक्टर से, कि हमको लगता है सूरज सिंह मिल गया। अच्छा। और उन्होंने मुझे बुलाया, मैं गया, और कोर्ट मार्शल आपने सुना ही होगा, बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है। और उसमें एक बहुत बड़ा रोल था, जो कि इनफैक्ट सबसे मेजर रोल था एक तरीके से, कर्नल सूरज सिंह का। अच्छा। वो उन्होंने मुझसे रीडिंग करने के लिए कहा। तो हम लोग तो उस जमाने के जो बच्चन साहब से बहुत ज्यादा प्रेरित थे। तो अब जैसे मैं आपको 2 लाइन सुनाता हूँ, मेरा नाम कर्नल सूरज सिंह है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ दिस जनरल कोर्ट मार्शल। तो मैं ये बोल रहा हूँ, तो मैं जब बोल रहा हूँ मेरा नाम कर्नल सूरज सिंह है, जनरल ऑफिसर ऑफ दिस कोर्ट मार्शल, ऐसे मैं कुछ बोल रहा हूँ। अमिताभ बच्चन स्टाइल। जहन में घुसे हुए हैं बच्चन साहब। तो भौमिकदा ने हमसे कहा कि आप काफी विस्पर करते। फिर वहां पे उन्होंने छोटी छोटी चीजें बहुत बहुत सीखा मैंने। तो थिएटर एक तरीके से वहीं पे सीखा। तो ये सब चल रहा था। इतने में आकाशवाणी में भी सिलेक्शन हो गया, तो आकाशवाणी के नाटक करने शुरू कर दिए थे, तो वहां पे भी सीख रहे थे। तो ऐसा करते करते फिर हुआ, मैं पढ़ाने लगा। तो जब मैं पढ़ाने लगा तो नाटक छूट गया, क्योंकि वो सवेरे सवेरे क्लासेस लेनी पड़ती थी, तो नाटक बिल्कुल छूट गया। तो मैं यहाँ पूछूंगी कि कब वो आया दौर कि आपको लगा कि अब मुंबई जाकर स्ट्रगल करना चाहिए? हुआ यूं कि नाटक
अचानक से मेरे एक दोस्त ने मुझसे कहा कि यार छोटा सा रोल है, कर लो। तो मैं क्लासेस लेने के बाद वो रिहर्सल करता था, फिर मैंने वो नाटक किया। तो कहते हैं ना कि कीड़ा होता है ये, वो इतने सालों बाद, 8-10 साल बाद मैंने नाटक किया तो कीड़े ने काटा। फिर मैंने और बड़ा नाटक किया, फिर और बड़ा नाटक किया अपनी संस्था में झूठ बोल के कि मुझे ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है तो मैं शाम को नहीं आ पाऊंगा, वगैरह वगैरह। तो ये सब मैं कर रहा था। उसी समय एक यंग लड़का था, वो एमए कर रहा था इंग्लिश में। उसने कहा कि सर मैं एक शॉर्ट फिल्म बना रहा हूँ और उसमें इंग्लिश में है, पूरा डायलॉग्स जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा इंग्लिश में है, तो मैं चाहता हूँ कि आप करें। तो जब मैं वो शॉर्ट फिल्म शूट कर रहा था तो उसमें एक मेरे सह कलाकार थे, उनका नाम आशीष शुक्ला है, वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के पास आउट हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं फिलहाल। वो बॉम्बे में काफ़ी सालों से थे और बहुत ज़हीन किस्म के, सीरियस किस्म की उनकी वो थी। तो उन्होंने कहा कि सर आपको बॉम्बे आना चाहिए। तो मैंने कहा कि क्यों? उन्होंने कहा कि पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है शायद आपको उतना स्ट्रगल ना करना पड़े जितना औरों को करना पड़ता। अच्छा, उसके पीछे कुछ लॉजिक मुझे समझ में नहीं आई। मैंने उनको घर बुलाया, चाय वगैरह पिला के मैंने बोला मुझे बताओ। तो उन्होंने कुछ चीज़ें बताई और वो बहुत सिग्निफिकेंट है। मैं यहाँ पे भी लोगों को बोलता हूँ, इनफैक्ट इलाहाबाद जब जाता हूँ तो वहाँ पे भी रंगकर्मी होते हैं, उनको भी बोलता हूँ क्योंकि सर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, आपकी पर्सनैलिटी जो वो अच्छी है। तो इस किस्म के लोग जनरली चुन लिए जाते हैं। और शायद वो कहते हैं ना कि 24 घंटे में सरस्वती जी जीवा पे एक बार विराजमान होती हैं, शायद ऐसा ही कुछ हुआ और उनके ही साथ में आया बॉम्बे 22 जनवरी 2017 को। उससे पहले एक छोटा सा वाक्य आपको और बताना चाहूंगा कि जिस दिन मैं निकला 21 तारीख को, 20 तारीख को मैंने अपनी माता जी को ये बात बताई। बेटे को बेटा भी अवाक था क्योंकि वो क्लास 11 में गया था, वो समझ में उसको नहीं आ रहा था कि मेरे पिताजी मुझे छोड़ के चले जा रहे हैं। बेटी तो और छोटी, तो उसको तो मैंने बताया ही नहीं था। तो मैंने अपनी माता जी को बताया कि माँ मैं बॉम्बे जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि होगा तुम्हारा कोई सेमिनार वगैरह? मैं एक्टर बनने जा रहा हूँ। उन्होंने अपना सर पकड़ लिया, तुम पागल हो गए हो इस उम्र में, तुमको क्या सूझी है? मैंने कहा कि यार ये तो मामला गड़बड़ हो सकता है। तो नीतीश मैं आपको बताऊं, बहुत ही मैंने फिल्मी डायलॉग मारा। तो मैंने माँ को बैठाया, मैंने कहा कि माँ मुझे बहुत लोगों ने कहा है कि तुम्हें बॉम्बे जाना चाहिए, मैंने आज तक आपसे कभी बोला है, कभी मंशा जाहिर की है कि मैं जाना चाहता हूँ या मैं एक्टर बनना चाहता हूँ? नहीं, तो फिर क्यों? मैंने इतने लोगों ने बोला है तो मैं मरते समय इस मलाल के साथ नहीं मरना चाहता हूं कि मैं कर सकता था और मैंने किया नहीं। ट्राई तो करना चाहिए एटलीस्ट। अब वो ऐसा फिल्मी डायलॉग तो मेरी मां बोला जाओ फिर तुम। तो मैं चला आया और मैं आया हूं 22 तारीख को। 23 तारीख से आशीष ने मुझे कुछ व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जहां ऑडिशन वगैरह के पोस्ट आते रहते थे और मैंने ऑडिशन देने शुरू किए। 2 फरवरी को हम लोग आशीष से मिलने गए थे, मैं और मेरा दोस्त जिसके मैं ठहरा हुआ था। हम लोग इन ऑर्बिट में मिले, उन लोग का काम था, मैं साथ में सिर्फ गया था। वहां से जब उठने लगे तो कहा सर रश्मि शर्मा प्रोडक्शंस का ऑफिस बगल में ही है, आप एक बार वहां पे अपना इंट्रो दे दीजिएगा। मैंने कहा ठीक है। और हाँ सर एक बात और, जाइएगा ना तो अंग्रेजी में ही बात करिएगा। अच्छा। हमने कहा ठीक है। हम गए वहां पे, हमने तो वॉचमैन से अंग्रेजी में शुरू हो गए। हम तो वॉचमैन उठ के खड़ा हो गया कि पता नहीं कहाँ से अंग्रेज आ गया है। उसके बाद मैं ऑफिस में गया तो वहाँ पे जैसे क्यूबिकल्स होते हैं कॉर्पोरेट ऑफिस में वैसे थे, तो एक सज्जन थे, उन्होंने कहा हाँ सर किससे मिलना है? फिर मैं अंग्रेजी में शुरू हो गया, जस्ट कम टू बॉम्बे और ये वो, आई वांट टू बिकम एन एक्टर और ऐसा है, आई एम एन एक्टर, आई वांट सम वर्क। तो उसने ऐसे देखा मुझे, सर एक कैरेक्टर है, आप ऑडिशन करेंगे? अच्छा। तो मैंने कहा कि यार अंधे को क्या चाहिए तो आँख, मैं कर लेंगे। तो उस वक्त तो मैं बिल्कुल नया था, तो उसने मुझे सिचुएशन बताई कि आप एक एनआरआई हैं, कनाडा से आए हैं अपने बेटे के रिश्ते के लिए, तो और बड़ी भीड़ थी वगैरह वगैरह, ये आप बता दीजिएगा, पूरा इम्प्रोवाइज करके। आज मुझे आप कहिए तो मैं शायद ऐसे ही इम्प्रोवाइज कर दूं। उसमें मैंने लिखे बाकायदा डायलॉग, मैं ये बोलूंगा, और फिर मैंने दे दिया अपना ऑडिशन। 2-3 उन्होंने टेक्स किए और फिर मैं चला गया, घर पहुंच गया। जी 1.5 घंटे के बाद फोन आता है, सर सिर्फ चैनल से अप्रूवल चाहिए, बाकी प्रोडक्शन की तरफ से आप लॉक हो गए। अब मैं भी बिल्कुल अचंभित हो गया और आप ये समझ लीजिए कि 22 तारीख को मैं आया था और 3 तारीख को मैं नायगांव में
मैं कैमरा फेस कर रहा था। क्या बात है। लेकिन देखिए आपकी शुरुआत तो अच्छी रही, लेकिन बॉम्बे में जो भी आता है उसे स्ट्रगल तो ज़रूर करना पड़ता है, तो आपके हिस्से का स्ट्रगल किस तरह का था? नीति जी, वो कुछ लोग बोलते हैं स्ट्रगल, मैं कहता हूँ कि मैंने स्ट्रगल नहीं, हसल किया था। लेकिन बिल्कुल जैसे यहाँ पे नॉर्मली जैसे लोग करते हैं, बिल्कुल वैसे ही किया था। और उस समय तो दुपहिया वाहन भी नहीं था, कुछ नहीं था। 11 नंबर की बस से हम चलते थे और खूब पैदल चले, खूब पैदल चले। तो जितना भी ओशियावारा है और आराम नगर 1, 2, जानकी देवी, सारे मैंने पैदल पैदल परिक्रमा, स्टूडियो टू स्टूडियो, जहाँ बुलाते थे वहाँ पे भी। फिर धीरे धीरे 1 आध महीने बाद ऐसे लोग जो ना चेहरा पहचानने लगे, तो मुझे देख के बोले, सर वो स्टूडियो 2000 चले जाइए, वहाँ पे आपकी एज ग्रुप में हो रहा है कुछ। तो जाके ऑडिशन, मुझे तो इंट्रोडक्शन देना नहीं आता था, लेकिन धीरे धीरे ऑन द जॉब सीखता गया। लेकिन अब देखिए, मैंने एक लंबी लिस्ट ईमेल की उठाई और उसमें मैंने 3-3 लाइन का मैंने एक इंट्रो टाइप का मैंने तमाम लोगों को भेज दिया था। उसमें से अचानक एक दिन एक कॉल आ गया। अच्छा। और ये था नंदिनी श्रीकांत, बहुत बड़ी कास्टिंग डायरेक्टर हैं। तो उन्होंने मुझे बुलाया, मैं गया, खार में गया। बहुत बहुत ही वाहियात ऑडिशन मैंने दिया, क्योंकि मैं थक चुका था ढूंढते ढूंढते उस घर को, गर्मी में पसीने हो रहे थे। बहुत बहुत ही बेकार ऑडिशन मैंने दिया। तो वो भी डिससेटिस्फाइड थे और मैं भी बिल्कुल संतुष्ट नहीं। तो मैं चला, मैंने कहा ठीक है, जो हुआ हुआ देखा जाएगा। आश्चर्य, उसके 10-12 दिन बाद फोन आया कि सर उस कैरेक्टर के लिए तो आपका चयन नहीं हुआ है, लेकिन चूंकि डायरेक्टर को आप पसंद आए हैं तो आपको लॉक कर दिया है। और वो क्या रोल था? और वो रोल था विद्या बालन के जीजा का, तुम्हारी सुल्लू। पहला बड़ा आप सोचिए ना कि फिल्म मिली वो भी ए लिस्टर के साथ, और वो भी मैं जनवरी में आया था, और ये मैं अप्रैल की बात बता रहा हूँ आपको। इस बीच मैं वो सीरियल जो कर रहा था मैं वो कर ही रहा था। तो जब मैं पहले दिन रीडिंग के लिए पहुंचा अंधेरी में, तो मानव कौल, विद्या बालन जी और सब लोग थे, डायरेक्टर्स वगैरह। तो उस समय तो खैर मैं तो मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा था मैं कहाँ आ गया हूँ। फिर बाद में जब ब्रेक हुआ तो हम लोग गए मिलने के लिए। तो विद्या बालन जी बहुत ही क्या बोलूँगा, डाउन टू अर्थ किस्म की महिला हैं, बड़े प्यार से बात कर रही थी। तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा मैम मैं जनवरी में आया हूँ और 50 के ऊपर मेरी उम्र हो गई है, और देखिए मैं ये काम कर। तो उन्होंने ऐसे देखा, तो आज से 9 साल पहले की बात है। You can't be 50 and you have come in January and you've got a role in April. You are so lucky. We need lucky people like you. और संयोगवश वो फिल्म अच्छी चली। विद्या बालन जी को फिल्म फेयर अवार्ड मिला बेस्ट एक्ट्रेस का। तो एक अच्छी शुरुआत फिल्मों में भी मेरी हो गई। और उसी साल फिर मैंने साहबी गैंगस्टर पार्ट 3, उसमें भी मेरा चयन हुआ, तो वो भी मैंने की थी। वो उसका क्या एक्सपीरियंस रहा शूटिंग का? वो बीकानेर में शूटिंग हुई थी, 1-2 सीन्स उसके बॉम्बे में भी शूट हुए थे। वो था एक बिल्कुल स्टार स्टडेड जिसे बोलते हैं ना, इतने जिनको आप सिर्फ पर्दे पे देख रहे हैं, ऐसे एक्टर्स। वो संजय दत्त हैं, कबीर बेदी हैं, नफीसा अली हैं, फिर ये दीपक तिजोरी हैं, इतने बड़े बड़े एक्टर्स, और उनको आप देख रहे हैं और आपको लग रहा है कि मतलब मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ कि इतने इतने बड़े एक्टर्स के साथ आप काम कर रहे हैं। तो तिग्मांशु धूलिया जी का काम करने का तरीका बहुत अलग है, बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं वो। तो आपको प्रिपेयर होके भी आना होता है, एट द सेम टाइम आपको इम्प्रोवाइजेशन के लिए भी तैयार होना होता है। तो मुझे बहुत डांटे पड़ी, बहुत टेक्स लिए। मुझे अभी भी याद है कि मैं बिल्कुल, एक समय ऐसा हुआ था कि मैं टेक के समय बिल्कुल अंधकार सा हो गया था, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था, बिल्कुल ब्लैंक आउट हो गया था। तो माही गिल पीछे से आई, उन्होंने मेरी पीठ थपथपाई, डोंट वरी, जस्ट चिल, हम सबके साथ हुआ है। फिर उसके बाद अगला सीन उन्होंने शूट किया, तो उसमें मैं चूंकि मिनिस्टर बना हुआ था, तो मेरे सामने एक साइड जिमी शेरगिल, एक साइड में माही गिल थी। तो पहले रिहर्सल्स हो गई, उसमें मैंने गालियाँ खाई। लेकिन उसके बाद जब तिग्मांशु धूलिया जी को लगा कि नहीं अब ये प्राइम्ड है, अब हो जाएगा, उन्होंने इन दोनों को बुलाया और वो एक टेक में हो गया। तो जब हो गया तो माही गिल, अरे वाह आज तो बिल्कुल तैयार। मैंने कहा आपको पता नहीं इसके पहले क्या क्या हुआ है।
अच्छा, जब हम स्ट्रगल करते हैं, ख़ास तौर पे जब बम्बई में एक्टर बनने के लिए, तो कई दोस्त बनते हैं, कई लोग नहीं कोऑपरेट करते हैं, तो कई सारी आपके ज़हन में यादें ऐसी बस जाती हैं। तो कौन से वो अच्छे दोस्त थे जिन्होंने आपको आगे बढ़ने में, या जब आप उदास थे, हिम्मत हार रहे थे, तो कुछ लोगों का हमें सहयोग मिलता है कि हम टिक पाते हैं यहाँ पर, तो आपके लाइफ में ऐसे कौन थे? सबसे ऊपर जिसका नाम आएगा मुंबई में ख़ास तौर से, उनका नाम है राहुल श्रीवास्तव। वो FTI पुणे से गोल्ड मेडलिस्ट हैं। अच्छा। बहुत सारी आर्ट फिल्म्स डायरेक्ट कर चुके हैं, बहुत बड़ी बड़ी फिल्म्स एडिट कर चुके हैं, और एक तरीके से वो मुझसे उम्र में बहुत छोटे हैं, फिर भी मैं उनको अपना फ्रेंड, फिलोसोफर और गाइड ही मानता हूँ। आज वो फैमिली मेम्बर जैसे हैं और हम लोग बहुत मिलते हैं, अक्सर मिलते हैं, फैमिलीज़ भी मिलती हैं। तो बहुत बड़ा श्रेय जाता है उनको कि जब मुश्किल वक्त भी था तो भी उन्होंने सपोर्ट किया, और अच्छे वक्त पे तो सपोर्ट करते ही हैं। बॉम्बे में जो एक्टर आता है ना, उसका स्ट्रगल सिर्फ काम नहीं होता है। बॉम्बे में सर्वाइव करना ये एक बहुत सर्वाइवल, बड़ा स्ट्रगल यही है। बात, हाँ। कोई भी बॉम्बे में दूसरे किसी शहर से आता है तो वो इस चीज़ को देखता है कि सिर्फ महज, और ख़ास तौर से अगर आप एक्टिंग करने के लिए आए हैं और आपके पास कोई वायबल फाइनेंशियल अल्टरनेटिव ऑप्शन नहीं है, तो आपको हर महीने का रेंट देना, खाना पीना, ट्रांसपोर्ट, ये बड़ा स्ट्रगल लगता है। काम ढूंढना सेकेंडरी हो जाता है, हम्म। लेकिन वो भी है। और मेरे लिए तो तीसरा स्ट्रगल मेरा घर था, हम्म। क्योंकि जब मैं चला आया और मेरी पत्नी को लगा कि ये तो अटक गया वहां पे, ये तो आ ही नहीं रहा है। पहले लगा होगा अरे थोड़े दिन हाँ, शौक थोड़ा है, शौक है, करके वापस आ जाएगा। जाएंगे। और जब उन्होंने देखा कि ये तो निरंतर, अच्छा काम मिल गया मुझे। हाँ। जब काम मिल गया, अच्छा मुझे फोन आ रहे उनके रिश्तेदारों की, बहनों के, और इसके तुम वापस आ जाओ, वो बहुत परेशान है, बहुत दुखी है, तुम्हारी फैमिली तुम्हारे बिना नहीं रह पाएगी। मैं कह रहा कि यार तुम लोग ये नहीं देख रहे हो कि मुझे इतना काम मिल रहा है, ये तुम लोग को देखना, जो लोगों को काम नहीं मिलता, मुझे काम मिल रहा है, ये आपको समझना चाहिए। तो वो एक स्ट्रगल मेरे घर में वहां महाभारत छिड़ी हुई थी, प्रेशर, हाँ। और इधर जो है वो अपना स्ट्रेस खुद था। तो अगर आपने नाम के लिए बोला, तो जब एक बार वो थोड़ा सा स्टेडी काम हो गया ना, फिर धीरे 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 घर से भी सपोर्ट आना शुरू हो गया। मेरी पत्नी काकुली जो है, उसका बहुत सपोर्ट है, और वो एक बिल्कुल स्तंभ की तरह थी, तो कि नहीं तुम करो। तो एक तरीके से वो अमरीश पुरी थी और मैं काजल था, जब उन्होंने जा बोला सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। अच्छा, जब पहली बार आपके घर वालों ने आपका काम देखा तो क्या रिएक्शन था? जाहिर सी बात है बहुत खुश हुए होंगे, और वो शायद चेहरे पे बयां ज्यादा होता है, ऐसे लफ्जों में में। उनको नहीं बोलते हैं वो, लेकिन हाँ खुशी हुए थे देख के। और उससे भी ज्यादा शायद तब खुश हुए थे जब और लोगों ने बोलना शुरू किया कि आज वहाँ देखा, आज वहाँ देखा। और निधि जी, संयोगवश ऊपर वाले का बहुत बहुत मेरे ऊपर कृपा है कि मैंने, चूंकि भले मैं अपने को एक सीन का बादशाह ही कहता हूँ, तो बहुत सारे मैंने ऐसे रोल्स किए जहाँ पे आया गया तो पता ही नहीं चला। तो लेकिन चूंकि दिखता रहा, तो उससे ये हुआ कि काफी लोग मेरे परिवार से भी बात करने लगे, अरे तो वहां पे भी देखा है, इसको तो आज उसमें देखा है। सरप्राइज हो जाते हैं क्योंकि आप बहुत सारे एड्स में नजर आते हैं, क्योंकि जब मैं आपका प्रोफाइल देख रही थी तो मैंने कहा अच्छा हाँ ये तो इसमें भी थे, ये तो इसमें भी थे। तो वो आपके जब रिलेटिव्स, फ्रेंड्स देखते हैं रिमोट करते अनजान लोग, और फिर वो आपके चेहरे से फेमिलियर होने लगते हैं, भले उनको एक कोई खास रोल ना याद हो, मगर वो नहीं, अभी मैं आपको बिल्कुल रिसेंट वाकया बताऊं। पुणे में हम लोग ने रिसेंटली मकान शिफ्ट किया था, तो पूजा हुई घर में, जैसे होती है पूजा हुई, तो मैं और मेरी बेटी हम लोग प्रसाद देने के लिए गए। जो इमीडिएट नेबर्स थे, 4-5 फ्लैट्स थे, उन्होंने कहा चलो उनको प्रसाद दे देते। तो मैं जैसे ही प्रसाद देने, आपको मैंने देखा है, तुरंत उन्होंने बोला आपको देखा है। मैंने कहा जी आपने देखा होगा, टेलीविजन में देखा होगा। कुल्फी कुमार बाजेवाला आपका एक अच्छा सीरियल था जहाँ काफी प्रोमिनेंट रोल था आपका, तो उसके बारे में बताइए। जी हाँ, वो कुल्फी कुमार बाजेवाला 4 लायंस का था, और उसमें शुरू से बिल्कुल पायलट शूट से ही हम लोग थे। तो उसमें मेरे गले पे सर्वाइकल कॉलर लगा हुआ था। अच्छा। तो जो हीरोइन क्या एक बच्ची थी, चाइल्ड आर्टिस्ट थी, वो बहुत पॉपुलर हुई थी, जो कुल्फी बनी थी, बहुत पॉपुलर हुआ था, आकृति शायद उसका नाम था। तो वो मुझे बोलती थी पट्टे वाले चाचू। अच्छा। और दूसरे वाले जो मेरे साथी कलाकार थे, उनको बोलती थी बाजे वाले चाचू। तो ये पट्टे वाले चाचू करके फेमस हो गए थे हम लोग। तो हम लोग इनफैक्ट डिस्कवर करते हैं उसको, अच्छा, कुल्फी को। तो वो कुल्फी जो है वो गाना गाते गाते आती है, और हम लोग बिल्कुल आश्चर्यचकित हो जाते कि छोटी सी लड़की इतना अच्छा कैसे गाना गाती है। फिर हम लोग प्रमोट करने की कोशिश करते हैं, तो उसके घर में बहुत अड़चने होती हैं वगैरह, ये सब चलता रहता है। तो ये हमने लगभग इसके मेरे ख्याल से 18-20 एपिसोड्स में मैं दिखा था, लेकिन वो इतना था कि
काफी चर्चा में आ गए और इलाहाबाद पट्टे वाले वगैरह में चाचू जी मशहूर हो गए। मशहूर हो गए। काफी सारी वेब सीरीज में भी आप नजर जी, आए। जी, जी। रेलवे मैन में भी थे आप? जी, जी, क्या किरदार था आपका? रेलवे मैन में अब देखिए वो कोविड के समय उसका ऑडिशन हुआ था। अच्छा। अब नीति जी, मैंने एक चीज नोटिस की है कि हमारे इस जगत में ना अ, आपको जो काम मिलेगा वो कई बार किसी और काम पे निर्भर करता है। तो डॉक्टर चंद्रप्रकाश द्विवेदी के साथ मैंने काम किया विजडम ट्री प्रोडक्शंस के लिए। जी, जो तो चाणक्य। हाँ, जो चाणक्य बनते थे। हाँ, आज भी अगर चाणक्य हाँ, को याद हाँ, करो तो जी, उनका जी, ही जी, चेहरा जी, याद जी, आता जी। है। हाँ। तो क्या हुआ कि उनके यहाँ का एक असिस्टेंट था, उससे मेरी वाकफियत हुई थी यही वियोग करते समय। हम्म। तो उन्होंने मुझे बुलाया कि ये स्क्रिप्ट है और आप आइए। और मैं सच बताऊं, वो स्क्रिप्ट मैं जब याद करने की कोशिश कर रहा तो मुझे याद ही नहीं हो रही, काफ़ी क्लिष्ट हिंदी थी और मैं बार बार फंबल कर रहा। मैंने कहा कि लगता है बेकार हो जाएगा, लेकिन वही ऊपर वाले की कृपा थी। जब ऑडिशन हुआ एक टेक में हो गया। वाह। उन्होंने कहा दादा आपका हो गया, क्योंकि यहाँ लोग तो स्क्रिप्ट देख के भाग जाते हैं क्योंकि अच्छा। वो बड़ी क्लिष्ट हिंदी होती है उनकी। हाँ। तो मैं गया और पहले दिन जब मैं शूट के लिए पहुंचा और डॉक्टर चंद्रप्रकाश द्विवेदी जब आए, जब मुझे लगा मैं सपना देख रहा हूँ, क्योंकि चाणक्य देख देख के हम लोग बड़े हुए हैं। तो उन्होंने दो चार चीजें बताई और उसके बाद मैंने सीन कर लिया। तो जब पैकअप हो गया तो मैं जा रहा था बाहर। तो फिल्म सिटी में बहुत बड़ा सेट था इसका। तो मेरा वो जो दोस्त था जिसने मुझे कास्ट किया था, तो वो बाहर मिला, वो बिल्कुल गले लिपट गया। मैंने कहा क्या हो गया? कहता है डॉक्टर साहब इतनी तारीफ कर रहे थे तुम्हारी कि क्या बताएं। मैंने कहा चलो बड़ी अच्छी बात है। अब देखिए, उनके एक असिस्टेंट थे, कैसे मैंने बोला कि कैसे तार जुड़ते हैं। उनके एक असिस्टेंट थे, उन्होंने एक दिन, अब मैं ट्रेन में था, मैं पुणे से आ रहा था बॉम्बे, कि अजय भाई फिल्म करेंगे? मैंने कौन सी फिल्म? कहते पृथ्वीराज। मैंने कहा क्यों नहीं करेंगे, अब आइए बॉम्बे फिर मिलते हैं। मिला, बहुत ही मामूली सा रोल था। जयचंद के कई सारे सामंत थे, तो उनमें से एक सामंत मैं था। लेकिन मेरे लिए बड़ी बात क्या थी नीति जी, कि मैं कॉस्ट्यूम ट्रायल के समय जा रहा था तस्वीर वगैरह खिंचवाने के लिए, तो रास्ते में डॉक्टर साहब दिख गए। तो मैंने गया, मैंने उनके पैर छुए। तो उनके किसी मित्र के साथ थे, तो ये अजय चक्रवर्ती हैं, बहुत उम्दा कलाकार हैं। अच्छा। लेकिन मैं भूल गया था इनके बारे में, इसलिए इनको ऐसा रोल देना पड़ा, नहीं तो और अच्छा रोल देता इनको। मैंने कहा डॉक्टर साहब ने ये कह दिया, यही मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। तो खैर, तो वो मतलब सम्राट पृथ्वीराज में जो सामंत थे और जो जूनियर्स थे सब एक ही पोशाक में थे, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था, सब एक जैसे दिख रहे थे। और यहाँ तो मैंने चश्मा लगा रखा है, तो उसमें तो मैं चश्मा भी नहीं लगा सकता था। तो जब हम लोग देख रहे थे तो मेरी बेटी तो ढूंढ ही नहीं पा रही थी, मैं भी नहीं ढूंढ पा रहा था खुद को। तो उसमें आशुतोष राणा जी के साथ काम करने का मौका मिला, और आशुतोष राणा जी की मैं बहुत इज्जत करता हूँ। एक उसके साथ जुड़ा हुआ छोटा सा वाक्य बताता हूँ, जो वो बहुत फेमस जो सीन था, संयुक्ता को लेके जाने का सीन था, एक तरीके से पूरी फिल्म का सबसे बड़ा सीन वही था। एक वो, और आखिर में जब वो तीर चलाते हैं पृथ्वीराज, तो उस सीन में अब क्या हुआ कि आशुतोष जी, तो उन्होंने इम्प्रोवाइज किया था, तो बुंदेलखंडी भाषा में उन्होंने बहुत बढ़िया लाइंस बनाई थी, वो बोली उन्होंने। मतलब पहली बार कोई अपराध करता है तो मैं उसको माफ कर देता हूँ, दूसरी बार करता तो मैं ऐसा करता हूँ, तीसरी बार मैं उसका सर कलम कर देता हूँ, ऐसा कुछ था। जो सीखने वाली चीज थी नीति जी, वो ये थी, जितने टेक्स उन्होंने दिए, इंटेंसिटी किसी में भी ड्रॉप नहीं हुई। ये नहीं कि कैमरा मेरे ऊपर है तभी मैं अपना अच्छा टेक दूंगा, कैमरा उनके पीछे है, साइड में कहीं भी हो, उनकी इंटेंसिटी। मैंने कहा यार ये सीखने वाली यही चीजें बड़ा कलाकार बनाती है। मैंने उनसे कहा कि सर आज मेरे लिए तो क्लास हो गई। उसी तरीके से मैं थोड़ा आगे जा रहा हूँ। जब मैंने एक बंदा काफी है, मैं मनोज जी के साथ काम किया, मनोज वाजपेयी जी के साथ। तो मनोज वाजपेयी जी अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है जी। तो मैं तो इसी बात पे खुश था कि, तो मैं तो जज बना हुआ था, वो मेरे सामने थे, तो मेरे लिए ना, जैसे बोलते हैं ना कि क्लास में मैं फ्रंट बेंच में था और एक बहुत बेहतरीन टीचर जो है वो पढ़ा रहा है, मेरे लिए वो वर्कशॉप थी एक्टिंग की। क्योंकि मैं देख रहा था कि वो संतुष्ट नहीं होते थे। उन्होंने एक बार एक टेक लिया, उन्होंने, यार इसको रुक जाओ मैं एक दूसरे तरीके से करता हूँ। अच्छा। फिर वो आते थे, फिर उसको ऐसे करते थे, फिर वो एडवाइस भी करते थे। तो एक वो बड़ा कॉमिकल सीन हो गया था। एक बीमारी बताई गई थी आसाराम जी के लिए कि उनको ये बीमारी है, तो वो बीमारी इतनी बड़ी थी, वो मुझे भी दिक्कत हो रही थी उसको बोलने में, बहुत टेक्निकल थी। तो उधर जो
प्रतिपक्ष में जो वकील थे तो उन्होंने बोल दिया। अभी याद है? नहीं अब तो कतई याद नहीं, मुझे दोबारा रखना पड़ेगा। छुट्टी मिली तो मनोज वाजपेयी जी ने उस क्या वो बोल ही नहीं पा रहे, बोले सर मैं तो हिंदी मीडियम का हूँ, कहाँ से बोलूंगा ये सब। तो फिर उन्होंने हमसे कहा कि जज साहब आप भी ना एक दो बार फंबल कर लीजिए। तो वो टेक लिया लेकिन रखा नहीं, क्योंकि वो अच्छा नहीं लगता, सुप्रीम कोर्ट का जज वो तो आप एक्सपेक्ट करेंगे नहीं, वो बोल ही लेगा। तो लेकिन वो देख रहा था मैं कि कैसे एक बढ़िया मजा हुआ एक्टर वो किस तरीके से अपने सीन को लेके, अपने उस पूरे शॉट को लेके कितना सीरियस होता है और कितना ज्यादा उसके अंदर वो पैशन होता है कि इसको अच्छे से अच्छा मैं कर सकूं। तो अभी और भी कई सारे आर्टिस्ट के साथ मैंने काम किया, मैंने ये चीज देखी। आपका जैसे आपके एक ज़्यादातर रोल्स जो आपके हैं जज के होते हैं, पुलिस कमिश्नर के होते हैं, फादर के होते हैं, एक ज़हीन जो किरदार होते हैं उस तरह के, तो वो आपकी चॉइस होती है या अब आपको वैसे ही एक पॉलिश्ड आपकी पर्सनालिटी है तो उसमें ही टाइप कर दिया गया है? कहीं ना कहीं तो हम लोग टाइप हो ही जाते हैं, क्योंकि वो जो लुक जो होता है ना हम लोग का, तो वो लुक कहीं ना कहीं पे उसकी गिरफ्त में हम आ ही जाते हैं। तो एक आपने अगर एक कैरेक्टर कर लिया तो वो देखते हैं यार इन्होंने ये वाला कैरेक्टर बहुत अच्छा किया था, इनको इसमें भी रख दो, तो वो तो ऑटोमेटिकली अच्छा। आप इतने बड़े अभी स्टार नहीं हो गए हैं कि आप हालांकि मैंने जज के रोल मैंने मना करने शुरू कर दिए हैं। पर क्या जरूरत है, अच्छे तो लगते हैं तो करते रहिए। मैं अब जो कोशिश करता हूँ उनसे ये बोलता हूँ कि भाई कम से कम फुटेज ज्यादा हो, ज्यादा दिन का शूट हो, मैं ज्यादा दिखूं। अब जैसे बात करते हैं पीयूष मिश्रा जी। अब पीयूष मिश्रा जी के साथ मैंने एक सीरीज की इलीगल सीजन 3, उसमें वो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर बने थे और मैं उनका पीए बना था। तो उसमें ऐसा करने को खास कुछ था नहीं, लेकिन मैं 8-9 एपिसोड्स में दिखा। राइट। और पीयूष मिश्रा जी को बहुत करीब से देखने का मौका मिला। थोड़ा प्रोमिनेंट रोल हो तो अब इतने एक्सपीरियंस के बाद तो ये तो डिमांड एज एन आर्टिस्ट कर सकते हैं। जब मैंने रेलवे मैन की तो उसका तो ऑडिशन हुआ था यशराज में ही जाके, और उसकी एक छोटी सी बात आपको बताना चाहूंगा। शिव रवेल उसके डायरेक्टर हैं और उनका पहला प्रोजेक्ट था। अच्छा। और करीब 7 साल उन्होंने रिसर्च करके इसको लिखा था। इतनी बढ़िया सीरीज, जबरदस्त। तो अब क्या हुआ कि मैंने ऑडिशन दिया और उन्होंने कहा हाँ सर मिल गया है, आप जा सकते हैं। चला गया तो मेरे जहन में वही सुर था, नाटक में होता ना सुर, तो मैंने वही सुर पकड़ा हुआ था, क्योंकि मेरे सारे सीन्स उस यूनियन कार्बाइड जो कंपनी है उसके जो अंग्रेज सुपरवाइजर थे उनके साथ मेरे सीन्स थे। तो जाहिर सी बात है सारे डायलॉग्स मेरे अंग्रेजी में थे। तो अब मेरे जहन में वही सुर था जो मैंने ऑडिशन में किया था, जो लॉक हुआ था। अब मैं जब शूट के लिए गया तो वहां पे उस समय एक और सीन शूट कर रहे थे, मैं बाहर बैठा हुआ था। फिर वो सीन जैसे खत्म हुआ तो डायरेक्टर अपनी टीम के साथ आए, चलिए सर एक बार लाइंस करते हैं। मैं लाइंस पूरे जोश के साथ में, सर ऐसा हो जाएगा, आप बुला क्यों नहीं रहे, पुलिस को बुला लेना चाहिए वगैरह वगैरह, ये सब मैं बोल रहा हूँ। फिर क्या होता है बीच में एक फोन आता है डीएम का, और डीएम पूछा कि अच्छा ये गैस से होगा क्या, तो बोलते कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो सलाइन पानी से धोगे तो ठीक हो जाएगा। तो मैं अवाक, क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ, यूनियन कार्बाइड का डॉक्टर हूं मैं देख रहा हूं, मैं अवाक। तो मैंने उससे बोला यू जस्ट लाइड टू हिम, ये मैंने इस टोन में बोला। डायरेक्टर क्या बोलते हैं, अब अपना जितना डायलॉग है सब इसी टोन में बोलिए। तो आप सोच सकते, ज्यादा कन्विक्शन है। ये डायलॉग मुझे याद है, ये बहुत, इसी से तो पूरी दिशा मुड़ गई थी सीरीज की। तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि उसी ऐन वक्त पे आप जो सोच के आए हैं वो पूरा आपको चेंज कर देना है, और आपको सारे डायलॉग्स आपको उसी टोन में बोलने हैं। तो लेकिन इट वाज रिसीव्ड वेल, और बहुत लोगों ने पसंद किया। यही तो है कि बेटर से बेटर आप क्या करते जाते हैं। तो आप इतने सारे एड्स में नजर आ चुके हैं, टीवी सीरियल्स कर चुके हैं, फिल्मों में नजर आ चुके हैं, टीवी के जो वेब सीरीज है वो कर चुके हैं। व्हाट नेक्स्ट, अभी आगे क्या प्लान है, कहाँ हम और आपको देखने वाले हैं एक अच्छे से रोल में? नीति जी, मेरी खुशकिस्मती है कि मैंने हमेशा ना एक बहुत बड़ा एक अपने लिए एक बना के रखा है कि मैं किसी एक चीज में रिस्ट्रिक्टेड ना हूं। तो उससे मुझे बड़ा फायदा हुआ, क्योंकि शुरू में मैंने टीवी ज्यादा नहीं किया है, तो मैंने चूंकि वेब सीरीज और एड्स और ये सारी चीजें ज्यादा की हैं, फिल्में ज्यादा की हैं, क्योंकि अगर प्रोड्यूस्ड और नॉन प्रोड्यूस्ड अगर देखें तो मेरे ख्याल से 22-23 मैं फिल्में कर चुका हूँ, और लगभग उतनी वेब सीरीज भी कर चुका हूँ। तो उस वजह से क्या हुआ कि टीवी मैंने ज्यादा किया नहीं,
और अभी मैंने एक सीरियल जो है वो ख़त्म हुआ, झनक, जो कि काफ़ी पॉपुलर हुआ था, स्टार प्लस पे था, हॉटस्टार पे था, तो वो लगभग वो चला 2.5-3 साल। तो उसमें मैं शुरू से लेके आखिर तक था, सीज़न 1 में भी था, सीज़न 2 में भी था। और संयोगवश उनका जो नेक्स्ट प्रोडक्शन आया, जो कि अभी 2 तारीख को रिलीज़ हुआ, 2 जून को, सैराब, तो उसमें भी उन्होंने मुझे ले लिया। तो मैं मैजिक मोमेंट्स पिक्चर्स के साथ में जुड़ा हुआ हूँ लगातार। तो ऊपर वाले की बहुत दया है कि बहुत कम समय मैं खाली बैठा, मुझे कुछ ना कुछ मिलता गया। तो उससे क्या हुआ कि वो कड़ी कभी टूटी नहीं। तो शायद डेस्टिनी है जो आपको सही जगह पर पहुंचाते रहती है, लेकिन जैसा कि आपने किया, औरों को भी करना चाहिए कि डेस्टिनी क्या आपसे कह रही है, आपको सुनने की और उसके अकॉर्डिंग एक्ट करने की भी ज़रूरत होती है। मेरे एक स्टूडेंट ने जानते क्या कहा था? क्या? उसने मेरी कहानी सुनी, मैंने बताया, उससे पूछा कि सर जब आप पढ़ाते थे तब भी आप बहुत इंस्पायर करते थे, आज आपने दोबारा मुझे इंस्पायर कर दिया। वाह। आपने हमेशा हम लोग को सिखाया कि अपनी दिल की सुनो, और आपने इतनी उम्र में आके उस उम्र को किनारे रखा और आपने अपनी दिल की सुनी, और आज आप वो कर रहे हैं जिसमें आपको वाकई में खुशी मिलती है। जी। और पॉडकास्ट विद आरजे नीति की जो हमारी टैगलाइन है यही है, पॉडकास्ट विद आरजे नीति, सुनो दिल की। तो आपने सही मायने में दिल की सुनी, और हमारे सारे गेस्ट हैं जो अपनी दिल की सुनते हैं और लाइफ में कुछ अच्छा ऊंचा मकाम हासिल करते हैं। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा मजा आया आपके साथ बात करके। थैंक यू सो मच। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद निधि जी, ये अवसर जो आपने हमें दिया। जी, कोई मैसेज कहना चाहेंगे? दिल की सुनो। तो आप भी अपने दिल की सुनिए। और पॉडकास्ट विद आरजे नीति में आज बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक और शेयर करते रहिए, कमेंट्स करते रहिए। आज की ये बातचीत कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा अपने कमेंट्स के जरिए। फिलहाल इतना ही, इजाज़त दीजिए आरजे नीति को। नमस्कार। नमस्कार।